पहले तो मैं सभी अपने अतिथियों का स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और शोभा बढ़ाई। हमारे बीच में हमारे समाज के श्री रोशन जी बॉलीवुड के निर्देशक मुंबई से वो आए हुए हैं और उनके साथ ही श्री विनीत कुमार त्यागी जी जो फिल्म निर्देशक के साथ उन्होंने काम किया है। उनके स्वागत में आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और हमारे समाज के हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि उनका सहयोग और उनके सामने भी कोई समस्याएं हैं आपके सामने व्यतीत करेंगे वो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो क्रिमिनल व्यक्ति है उसके ऊपर फिल्म बना दी जाती है, उसको सेंसर बोर्ड पास कर देता है, या किसी भी क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर या कोई भी ऐसी घटना होती है उसके ऊपर कोई फिल्म बना दी जाती है तो उसको सेंसर बोर्ड पास कर देता है। अगर हमारे समाज के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाती है तो सेंसर बोर्ड उस पर रोक लगा देता है। हमारा आज का जो मोटिवेट है वो अहम यही है, इस पर चर्चा करेंगे और सभी के अपने अपने विचार आएंगे और आप सबका हृदय से आज की इस पूरी सभा को हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ओम प्रकाश जी सबसे वरिष्ठ हैं में, तो मैं चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी आएँ और आज की इस सभा की अध्यक्षता करें। हमारे मुंबई से चलकर आए हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं मिस्टर रोशन। 5 साल से उनकी फिल्म को, लगभग 5 साल हो गए हैं, तब से उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया है। उस सेंसर बोर्ड ने जिसके वो खुद डायरेक्टर रहे हैं और ऐसी प्रतिभा के विलक्षण धनी आदमी को मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपना जो स्थान है वो संभालें। चूँकि हम बाबा साहब की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं और मंच पर अगर महिलाएं ना बैठें तो फिर वो कहीं ना कहीं है कमी रह जाती है। रुखसर सर उनके जो जिस मकसद से वो आए हैं यहाँ पर अपने गाजियाबाद में, उनका जो मोस्ट वेलकम करना चाहूँगी और अपनी बात रखेंगे और हम भी अपने अपने सभी विचार यहाँ पर अपने रखेंगे समस्या को लेकर के। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी का मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में मीडिया के साथी आए हैं हमारे साथ में, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो गाज़ियाबाद के अंदर बहुजनों की आवाज़ को उठा रहे हैं। हमारे बीच में अधिवक्ता लोग यहाँ बैठे हैं जो समय समय पर गाज़ियाबाद के अंदर जैसे 2 अप्रैल के मामले में समाज के ऊपर जो विपत्ति पड़ी थी, इस पूरे अधिवक्ता संघ ने बड़ी मजबूती से गाज़ियाबाद की अपनी प्रतिनिधि को मानते हुए गाज़ियाबाद से शंखनाद किया था और मुझे लगता है कि उस लड़ाई को हम बहुत मजबूती से आप लोगों के माध्यम से जीते भी, और कहीं ना कहीं सामाजिक संगठनों का भी उसमें बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे ही सामाजिक संगठन भीम सेना जो पूरे देश के अंदर बहुजनों की आवाज़ को उठा रहा है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय विजेंद्र भारती जी। मैं चाहूँगा कि वो भी आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभा को आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूँगा कि हमने बात की थी रोशन सर, भारती जी, हाँ लीजिए। क्योंकि हम बसपा कार्यालय में हैं, बसपा के प्रतिनिधि यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन आज जिलाध्यक्ष साहब गाजियाबाद में मौजूद नहीं है और उनकी स्वीकृति के बाद हमने इस कार्यक्रम को यहाँ पर बहुत शॉर्ट नोटिस में रखा। सुरेंद्र जी आए, बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे समाज के, और वो भी मंच पे आए। बड़े भैया हैं जी।
आइए सर। थोड़ा सा कहिए बोले। एक एक लोग आराम से आइए। जी सर आइए। बाहर ही ग्रुप फोटो करा ले वो लेता है सिंगल सिंगल व्यक्ति को इम्पैक्ट अलग पड़ेगा ना। हमारा बैकग्राउंड में रह गया। अब ठीक है सर। ठीक है सर, स्वागत है आपका। आइए आइए, आप लोग भी आइए। सामने देखिए। ये वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ उधर देखिए, उधर देखिए। चल धन्यवाद। आज बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर रोशन जी के इस शॉर्ट टाइम पर रखे गए स्वागत समारोह में मंचासीन हमारे साथी ओम प्रकाश चैनल, हमारे अधिवक्ता जी और सम्मानित साथी और जितने भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं सभी बुद्धिजीवी और वैचारिक क्रोधा संख्या बहुत हो सकती है, परंतु यहाँ बहुत सारे जो हैं हमारे पवन जी हैं, राजेश्वर जी हैं, हमारे राजकुमार जी हैं, जितने भी हमारे साथी हैं सभी का अभिवादन करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है। बहुजन समाज की जो एक परिकल्पना है या एक परिणति क्या हुई, क्या होनी चाहिए, इस चीज़ पर मंथन की जरूरत है। हमेशा से एक संघर्ष रहा है, वर्ग संघर्ष। इस देश में एक हमने भी देखा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, राजनीति के भी रहे, समाजशास्त्र भी और मैं साइंस का भी स्टूडेंट रहा। 94% लोगों पर 6% संपत्ति है, जिसके मालिकाना कागजात उनके पास शून्य के बराबर है, और 6% लोगों पर 94% संपत्ति है, उन पर कागज है या नहीं है, परंतु उन पर सत्ता मेहरबान है। इसके पीछे एक कारण बताना चाहिए कि कुछ ये एक दुष्चक्र है या षड्यंत्र है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने देश के साधनों, संसाधनों और मानवीय संसाधनों पर एक अधिकार करने के लिए, उन्हें मानसिक गुलाम कराने के लिए एक सामंतवादी व्यवस्था या पूंजीवादी एक वर्ग की स्थापना की। इसमें कोई जाति नहीं। और इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने जो एक वर्ग बनाया सामंतवादी और पूंजीवादी, इन्होंने अपने विरुद्ध कोई आवाज ही ना उठे, कोई आवाज ही ना उठे, किसी तरह की पुकार ही ना उठे अपने लिए विशेषाधिकार बनाने के लिए और दूसरे के अधिकार छीनने के लिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जो अधिकार हैं उन्हें छीनने के लिए तिलिस्मी, मायावी और काल्पनिक कथा कथानक रच के भाग्य और भगवान के नाम पर एक पाखंडवाद की रचना की। इस पाखंडवाद के दुष्चक्र का नतीजा आप देख रहे हैं। उसी का ही ये नतीजा है कि उसने वर्ग में, वर्ण में वर्ग और वर्ग में जन्म, जाति, ऊंच नीच और छूत अछूत के नाम पर किस तरह से यहाँ पर एक षड्यंत्र मचाया
कि जहाँ धर्म की जो परिकल्पना की जाती है कि धर्म में जो सत्य है, शाश्वत है, वो धर्म है, जो गलत है वो धर्म नहीं। जहाँ मर्यादा है, समता है, समानता है और स्वतंत्रता है, करुणा, मैत्री और भाईचारा है, ये धर्म हो सकता है। धर्म में जीवन है, धम्म में जीवन का सार है, धम्म में जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं, ये धर्म हो सकता है, जिन्हें धैर्य से धारण करके जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जहाँ मानव मानव में भेद किया जाए, जहाँ जन्म जात की एक परिकल्पना के आधार पर शारीरिक और मानसिक रूप से गुलामी थोपी जाए, जहाँ आस्था और विश्वास के नाम पर मानवाधिकार और संवैधानिक शक्तियों की, संवैधानिक अधिकारों की हत्या की जाए, ये धर्म नहीं, ये राजनीति नहीं, ये सिर्फ एक अर्थतंत्र है, जहाँ सारे यंत्रों पर, सारे अर्थ तंत्र और यंत्र, सारे शासनिक प्रशासनिक तंत्र पर षड्यंत्र कर एकाधिकार की एक साजिश है। इस साजिश का हिस्सा आप देख रहे हैं कि जो संवैधानिक अधिकार थे, उन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह से कार्य कर रहे हैं। जिनको संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संज्ञान लेने का अधिकार है, परंतु वो चुपचाप सरकारी मातहत कर्मचारी की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जहाँ संवैधानिक शक्तियों के संरक्षण की जिम्मेदारी है, जिन पर संवैधानिक अधिकारों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी है, पद और स्थिति का इस्तेमाल कर स्वतः संज्ञान लेने की जिम्मेदारी है, वो भी आज मूक नायक, मूक बनकर, मूक दर्शक बनकर संवैधानिक अधिकारों और संवैधानिक मूल अधिकारों की हत्या होते हुए देख रहे हैं। जहाँ 94% लोग हैं जिन पर कोई साधन और संसाधन नहीं है, साधनहीन है, उन्हें निजीकरण के नाम पर या प्राइवेटाइजेशन के नाम पर उनसे उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा उन्हें महंगा करके, जबकि सारा एक ये बुनियादी अधिकार है पूरे यूनिवर्स में कि शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार निःशुल्क देगी, ये जिम्मेदारी है। परंतु शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना महंगा करके और कोरोना जैसी एक मानसिक बीमारी को पैदा करके, जैसे भय का नाम भूख होता था ना, और हम घर पे रहते हुए शक्तिशाली होते हुए हमें बांध दिया जाता था कि चौराहे पे मत जाइए या उधर मत जाइए, हमें बंद कर दिया जाता था। ऐसे ही कोरोना के नाम पर हमें बगैर किसी इमरजेंसी के, कोई स्वास्थ्य इमरजेंसी नहीं, किसी तरह का वो चीज़ नहीं। 2015 में केरल में कोरोना नाम की उस पर यूएनओ में या कहाँ पे स्वास्थ्य संगठन में एक हस्ताक्षर हुए। हमारी सरकार ने भी उसमें 2017 में कोरोना से जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनको खरीदा गया, परंतु उसके कोरोना जैसी बीमारी अगर कोई थी, वायरस, उसके इंतजामात नहीं किए गए। तो इन चीज़ों पर हमें मंथन करने की जरूरत है। यहाँ अधिवक्ता वर्ग है, विधिक वर्ग है, अधिवक्ता वक्ता है, प्रवक्ता है, संवैधानिक अधिकारों का, वो पूरे देश के देशवासियों के अधिकारों का एक प्रवक्ता प्रतिनिधि है। हमें इन चीज़ों को समझकर समझाने की आवश्यकता है। हमें, हमारी कलम है, कलमकार और रचनाकार या कथाकार या साहित्यकार या कलाकार, इनका ये समाज का आईना होते हैं और इन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। जब तक ये स्वतंत्र है, देश कभी या देशवासी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। इन चीज़ों को हमें सबके सामने लेके आने की ज़रूरत है। कलम अगर बिक गई तो फिर वो कलमकार नहीं। पत्रकारिता के उसमें एक है, मैं लोनी टाइम्स चलाया तो उसका लीगल एडवाइज़र भी रहा। तो मैं 95 में IAS का मैच दे रहा था। जब मैं आया वहाँ से तो उसकी स्थापना की तो मुझसे एक सवाल किया गया था कि कलमकार या आप इतने अच्छे वो लिखते हैं, उतनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप पत्रकारिता में क्यों आए? तो वहाँ एक ही था, मैंने पत्रकारिता की उसमें पढ़ा था कि जहाँ तलवार चले, तेग चले, वहाँ तीर चलाएं, और जहाँ तीर चले वहाँ बंदूक चलाएं, जहाँ बंदूक चलें वहाँ तोप चलाएं, और जहाँ तोप चले वहाँ कलम चलाएं। तो ये कलम के हम सिपाही हैं, कलम हमारे हाथ में है, और इस कलम के माध्यम से जहाँ तलवारों से जंग जीती जाती हैं, बंदूकों से सिर्फ व्यक्ति की हत्या की जा सकती है या एक व्यवस्था पर क्षणिक रूप से कब्जा किया जा सकता है, परंतु तलवारों से व्यवस्थाओं की या सभ्यताओं की या संस्कृतियों की भी हत्या कैसे की जाती है, ये आपने और मैंने देखा है। इन चीज़ों को समझने की और समझाने की आवश्यकता है। और जिस बहुजन समाज को हम कहते हैं, यहाँ सिर्फ जाति या वर्ग के नाम पर या धर्म के नाम पर सिर्फ किसी भी देश या देश के या पूरे विश्व के साधनों और संसाधनों पर एकाधिकार करने का एक वो चल रहा है, जिसके रूप में हमने देखे हैं। 2 विश्व युद्ध हमने देख लिए, बहुत छोटे छोटे युद्ध हमने देखे हैं। आज तीसरे विश्व युद्ध की अगर बात की जा रही है तो सिर्फ हानक तो है,
तानाशाही तो है, मनमानी तो है, मानव अधिकारों के लिए कोई युद्ध नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। सबका अभिवादन। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है, अपने विचारों को रखने का मौका मिला है सबके बीच में। और बड़े भैया श्री सुरेंद्र जी ने अपने विचार जो रखे हैं, उनसे बहुत ही अच्छे विचार उनके रहे हैं, बहुत अच्छे विचार उन्होंने प्रकट किए हैं अपने, जो हमारे साथ में सदियों से चला आ रहा है, उनके बारे में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। उससे तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे बाबा साहब हैं, जो हमारे जीवन की रीढ़ हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो हमारे कर्णधार हैं, जिन्होंने आज हमें यहाँ बैठने का मौका मिला है, सिर्फ बाबा साहब की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही मैं यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, जो मुझे अपनी बात इतने लोगों के बीच में, सभी सक्षम हैं, सभी जो है बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच में रखने का मुझे मौका मिला है। उसके लिए मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगी सबका। और बाबा साहब ने जो हमारे मूल अधिकार हमें दिए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो अधिकार हैं, उन्हें हम लोग जानते हुए भी पहले सदियों से उनका दमन किया जा रहा है, दमन होता चला आ रहा है। हमारे विचारों का, हमारी इच्छाओं का, हमारी स्वतंत्रता का, हमारी आज़ादी का, हमारा हर चीज़ का हनन हुआ है, सब चीज़ का हनन हुआ है हमारे साथ में। जातियाँ हुई हैं, बदसलूकियाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी हम लोग उन्हें सदियों से सहन करते हुए हैं, आए हैं और आज भी सहन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे समाज को जागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे समाज के लोग बुद्धिजीवी पढ़ लिख कर भी आज भी हमारे साथ में वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको जानने समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यही मैं अपने विचारों के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर। सभी को जय भीम। आज के इस कार्यक्रम में जो एक स्वागत समारोह बसपा जिला कार्यालय पर रखा गया है, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से रोक्सन भाई का गाज़ियाबाद की भूमि पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो अपने कीमती समय में से निकाल करके हम जैसे लोगों के लिए भी वो समय दे रहे हैं। रोक्सन भाई का जो योगदान है समाज के लिए तो अतुलनीय है ही, लेकिन जो उनका प्रोफेशनल है, क्योंकि वो एक फिल्में बनाते हैं, निर्देशक हैं, निर्माता भी हैं, बॉलीवुड में भी काम करते हैं और हॉलीवुड में भी काम करते हैं। रोक्सन भाई ने एक फिल्म बनाई है एक उड़ान। काफ़ी समय से मैं उसके ट्रेलर जो है सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग, लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस फिल्म का कि वो फिल्म कब रिलीज़ हो और हम उस पिक्चर को बड़े पर्दे पर देख पाएँ। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है, रोक्सन भाई शरीर से तो गोरे हैं रंग से, लेकिन उनके पीछे जो हजारों वर्षों से एक जाति का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है, जो हमेशा शोषण की शिकार रही है। अगर यही पिक्चर किसी व्यक्ति ने, अदर किसी समाज के व्यक्ति ने या अलग किसी धार्मिक व्यक्ति ने बनाई हुई होती तो वो कब की रिलीज हो गई होती और उसे हम लोग देख रहे होते। लेकिन ये फिल्म एक दलित ने बनाई है और उस पिक्चर के अंदर जो इन्होंने दिखाने का कार्य किया है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, जो स्लोगन हमें बाबा साहब ने हमें रास्ते दिए हैं, उस आज़ादी के ऊपर रोक्सन भाई ने वो पिक्चर बनाई है कि किस प्रकार इस देश के अंदर जो 12 या 15% लोग, जो 85 या 86% लोगों के ऊपर जो राज कर रहे हैं, वोट हमारा और राज उनका, ये नहीं होना चाहिए। उसको साक्षात पर्दे पे ला करके दिखाने का काम रोक्सन भाई ने किया है। वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ़ है, लेकिन बड़ी निराशा लगती है कि वो पिक्चर हम लोग पर्दे पर नहीं देख पा रहे। सम्मानित साथियों, ये तो एक पीड़ा है और मैं मानता हूँ जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं सभी के अंदर होगी। हमारे साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्या हमें अधिकार नहीं है? हजारों वर्षों से यही शोषण हम लोग देखते आएंगे।
अपने अधिकारों के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ता है। जो एक एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एक दर्ज कर दिया गया SC/ST, उसको देश की सरकार निष्प्रभावी भी करवा देती है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ख़त्म करा देती है। उस अधिकार को पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आते हैं, केवल अपने अधिकार के लिए, जो अधिकार हमें संविधान देता है। और ये संविधान के ही माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष अनेकों जातियों और धर्मों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहा है। ये आज़ादी हमें वहाँ से मिली हुई है। ये आज़ादी रोक्सन भाई को भी है कि आप भी मूवी बना सकते हैं। जब किसी भी पिक्चर को बनाया जाता है तो उसकी पटकथा लिखी जाती है, उसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, और जब वो सब चीज़ें तैयार होती, जब उसकी शूटिंग होती है, उसके बाद में उसको सेंसर बोर्ड को भेजा जाता है। मैं आप लोगों को बताऊं, सेंसर बोर्ड के खुद डायरेक्टर रह चुके हैं रोक्सन भाई। उनके साथ ऐसा कि आप अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर सकते। सम्मानित साथियों, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, आप लोगों के बीच का ही हूं। मेरे बड़े भाई अधिवक्ता परम आदरणीय सुरेंद्र जी ने यहाँ अपनी बातें रखी। मैं उनका दिल की गहराइयों से सम्मान तो करता हूँ और साथ ही उनके ऊपर गर्व भी करता हूँ कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, जो सच्चाई है, उसको यहाँ हम लोगों को बताने का काम किया है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये मार्गदर्शन युवाओं में होना चाहिए। जो आज युवा हमारा धर्म के नाम पर चलने का काम कर रहा है, उस अंधविश्वास में, उस पाखंड में पड़ा हुआ है। वो अपने अधिकारों को नहीं जान पा रहा है कि हमारे अधिकार क्या हैं। कट्टरता हमेशा हम एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम करती है। कट्टरता कहीं भी हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो मानविक हो, वो हमें एक दूसरे से दूर करने का काम करती है। अगर हम धर्म की बात करते हैं, वहाँ कट्टरता नहीं है, वहाँ प्रेम है, वहाँ भाव है। धर्म कोई धर्म नहीं है, धर्म एक दीक्षा है और उसे हम शिक्षा के नाम से जानते हैं। शिक्षित व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। अगर यही शिक्षा हम धर्म के माध्यम से लेकर के उसका प्रचार प्रसार करने का जब काम करते हैं, तो वो जरूर किसी न किसी का बुरा करने का काम करती है। केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां हम लोग पढ़ते आए हैं कि 90% से ज़्यादा लोग वहाँ शिक्षित हैं, और सत्ता में बैठी हुई पार्टी वहाँ आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। इसके पीछे वजह हो सकती है कि वो लोग शिक्षित हैं, आधुनिक हैं, विज्ञान को मानते हैं। हम लोग यहाँ शिक्षित हैं लेकिन धर्म को मानते हैं, वहाँ धर्म नहीं है, इसलिए वो पार्टी वहाँ नहीं है। तो हमें ये सोचने की चीज़ें हैं, जो अधिकार हमें संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब ने दिए हैं, उन अधिकारों को हम खुद तो उसका दायित्व लें, और साथ ही अपने जितने भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं या गैर हमारे समाज के लोग भी हैं, उनका भी सम्मान करते हुए उनके भी दायित्वों की हम लोग पूर्ति कराएं। यही बाबा साहब का संदेश रहा है। बाबा साहब ने जातियाँ नहीं बनाई, बाबा साहब ने संविधान दिया, और संविधान समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए उन्होंने बनाया। उन्होंने हमें अधिकार दिए, उन्होंने हमें आज़ादी दी, और उन्होंने हमें जीने का रास्ता दिया। हमारी बहन ने भी ये चीज़ें रखी हैं। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा, और पुनः फिर एक बार रोक्सन भाई का गाजियाबाद की धरती पर मैं स्वागत करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। रोक्सन भाई से मेरी मुलाकात लगभग 4 साल पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया मोहन भागवत जी ने, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने। उसमें रोक्सन भाई को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था, और जब हमें पता चला कि इस तरह से एक बहुजन समाज का कार्यक्रम है और वहाँ पर मोहन भागवत जी आ रहे हैं,
तो हमें भी जिज्ञासा हुई, हम भी वहाँ पर पहुँचे। और जब हमें पता चला कि मुंबई से भी हमारे समाज के एक बड़े निर्माता निर्देशक वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो भी एक आकर्षण का विषय था। हालांकि आरएसएस के कार्यक्रम में हमारे जो अम्बेडकरी विचारधारा के लोग हैं वो नहीं जाते हैं, लेकिन हमें लगा जाना चाहिए। जब हमारे समाज की इतनी बड़ी जो प्रतिनिधित्व तो बॉलीवुड के अंदर कर रहे हैं वो जा रहे हैं, तो ऐसी क्या खास बात है। वहाँ पर जब मंच पर रोशन सर का जब वक्तव्य हुआ और जिस तरह से इन्होंने मोहन भागवत के सामने आंखों में आंखें डालकर समाज की बात को उठाई, वो सब वीडियो आप समता आवाज़ टीवी पर देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो शेर की मांद के अंदर घुसकर उसको ललकारे। तो तब से रोशन सर का और हमारा संबंध बना हुआ है। कल रोशन सर गाजियाबाद आए हुए थे, विजेंद्र भारती जी के साथ उनकी चर्चा हुई, हमें भी पता चला, तो हमने ओम प्रकाश जी को बुलाया। समुदाय इंटर कॉलेज में हमारे प्रधानाचार्य हैं देवेंद्र जी, उनके रूम में हमारी एक औपचारिक मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा कि समाज की चिंता के लिए अगर 10-12 बुद्धिजीवी बैठ रहे हैं तो क्या ना उन 10-12 बुद्धिजीवियों को आगे 100-200 बुद्धिजीवियों तक आवाज़ पहुंचाया जाए, क्योंकि आवाज़ें नहीं निकलेंगी, दूसरों तक नहीं पहुंचेंगी तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा। तो ओम प्रकाश जी ने सुबह कहा कि अंतानी जी रोशन सर से मैं बड़ा प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के दूसरे लोगों तक भी उनकी आवाज़ जाए। तो मात्र मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे के अंदर रोशन सर से मुलाकात हुई और आधे घंटे के अंदर इसको भी हमने हायर किया, जिलाध्यक्ष साहब से बात करके बड़ी मेहनत की ओम प्रकाश जी ने। और क्या वो विषय हैं जिनको लेकर ओम प्रकाश जी को लगा कि आज हम एक छोटी संगोष्ठी कर लें, और कहीं ना कहीं जब 3-4 ऐसी छोटी छोटी संगोष्ठियाँ करेंगे तो लगता है कि 1 साल का समय लगेगा। एक गाजियाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी संगोष्ठी करने में भी हम कामयाब हो पाएंगे, जहाँ पर लाखों लोग, लाखों बुद्धिजीवी लोग पहुँच पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी आएँ और अपना वक्तव्य इस विषय पर रखें। एक बार तालियां ओम प्रकाश जी के लिए। सभी को जय भीम, जय भारत। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय दिया। और पहली मुलाकात कल मेरी श्री रोशन जी से समुदाय इंटर कॉलेज प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में हुई। काफ़ी बातें सुनी जहाँ से मैं प्रभावित हुआ, और मैंने फिर ये निर्णय लिया कि हमारे जो साथी हैं, अधिवक्ता हैं, जो और भी हमारा समाज है, सबको धीरे धीरे वहाँ तक अगर उस चीज़ की जानकारी हो तो इसका कहीं ना कहीं कोई हम निराधार निकाल सकते हैं, कोई सलूशन इसका निकल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी क्राइम पर अगर फिल्म बनाई जाती है तो वो रिलीज़ हो जाती है, फिर हमारे समाज के ऊपर अगर फिल्म बनाई जाती है तो उसको रिलीज़ क्यों नहीं किया जाता। और उसके लिए मैंने एक निर्णय लिया कि जितना भी हो सकता है हम गाजियाबाद के अधिवक्ताओं के द्वारा, आप सभी साथियों के सहयोग के द्वारा हम कोशिश करेंगे अपने निर्देशक साहब श्री रोशन जी को सहयोग करने का कि उस फिल्म को रिलीज़ कराने के लिए हम कहां तक उनका सहयोग कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कीमती समय ना लेकर के यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। सामाजिक क्रांति के प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के प्रणेता छत्रपति शाहू महाराज जी, भारतीय संविधान के शिल्पकार और मेरे पिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, माता रमाई, माता सविताई, माता जिजाऊ, संत गाड़गे बाबा जी, गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, शहीद उधम सिंह जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, तमाम बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुष और साधु संतों को मेरा प्रणाम। मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, जिस घर का मैं हिस्सा हूँ, माँ बाप की जब याद आती है तब मैं सीधा गाजियाबाद में आता हूँ। गाजियाबाद मेरे लिए नया नहीं है, बस 20 साल से मैं गाजियाबाद में आता हूँ। ये वैसे मेरे भाई विनीत त्यागी नाम है, माय नेम इज़ रॉक्सन। तो रिश्ते जब आप दिमाग से बनाओगे तो रिश्ते चंद मिनट में टूट जाते हैं। जब रिश्ते दिल से बनाओ तो लॉन्ग लाइफ रिश्ते चले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन, दैट इज़ कॉल्ड रिश्ता, दैट इज़ कॉल्ड नाता। हमें तो अपनों ने फंसाया, हमें तो अपनों ने फंसाया, गैरों में कहा दम था। मेरे फिल्म पर जहाँ बैन आ गया वह गद्दारों का माहौल था। मुझे ब्राह्मणों ने नहीं फंसाया ना,
ये गलत बात है। मुझे तो अपनों ने फंसाया, क्योंकि मैं जिस वक्त एक उड़ान का कैमरा मैंने लगाया, बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े एक्टर मेरे सामने थे वो, और उन्होंने कहा था कि रोक्सन, ये फिल्म इस सिस्टम के एक हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो कैसे रिलीज कर पाएगी। हमने कहा कि मेरा समाज है, अगर इस फिल्म पर बैन आ गया तो मेरा समाज मेरे साथ रहेगा और अपनी ताकत दिखाएगा और इस फिल्म को रिलीज करवाएगा। एक गुरूर था, एक बहुत घमंड थी मेरे समाज के ऊपर मेरी। लेकिन क्या करें, सुबह से शाम तक हम मनुवाद का नारा लगाते हैं, लेकिन कभी हमने अपने घर में झांक कर कभी नहीं देखा कि हमारे घर में भी मनुवाद पल रहा है। इंटरनल कास्टिज्म, इंटरनल मनुवाद, उस मनुवाद से इंटरनल मनुवाद बहुत खतरनाक है। और आज जो एक पॉलिटिकल पार्टी का ये मंच है, व्यासपीठ है, इतनी बड़ी भारत की बहुजन समाज की तीसरी पार्टी आज टोटल डिफीट हो गए ड्यू टू इंटरनल कास्टिज्म, इंटरनल मनुवाद। जब तक हम इंटरनल मनुवाद को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम एक्सटर्नल मनुवाद का बाल भी बाका नहीं कर सकते। एक मैं कलाकार हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ, मुझे नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है और आप मुझे नेता भी मत बनाओ, क्योंकि मुझे मेरी कला के माध्यम से मैं लोगों में अवेयरनेस लाना चाहता हूँ। मुन्नी बदनाम हो या शीला की जवानी हो, ऐसी फिल्में अगर मैं बनाता तो शायद आज मैं दलित समाज के सबसे बड़ा अमीर बन जाता मैं, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया, क्योंकि जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, मुझसे ज़्यादा रजनीकांत को क्या होगा, क्योंकि वो तो जय भीम बोलने के लिए पैसा लेते हैं। बराबर है ना वीरेंद्र भाई जी? काला फिल्म आ गई, उसमें से 2-4 डायलॉग थे, बस जय भीम बोल रहे, पागल हो गए लोग। अरे रजनीकांत ने, सुपरस्टार ने जय भीम बोला, लेकिन जय भीम बोलने के लिए पैसा उन्होंने लिया था, क्योंकि रजनीकांत और मैं एक ही गांव के हैं। हम, वो कोल्हापुर का, मैं शोलापुर का। उसके बाद 15 आर्टिकल आ गई खुराना जी की, लोगों ने उसको भी बहुत सिर पर चढ़ाया। उसके बाद आ गई जय सूर्या की जय भीम, 500 करोड़ का बिजनेस किया। अभी आ गए अमिताभ जी की झुंड, और मैंने 10-15 दिन मैंने एक पोस्ट डाली थी FB पर, एक अभागी अम्बेडकरवादी, एक अभागी दलित भोजनवादी। ना अमिताभ ने कभी झेल दलितों के हितों के लिए, जय भीम, दलितों के हक और अधिकार के लिए ना कभी अमिताभ जी जेल में गए, ना कभी रजनीकांत जी गए, ना कभी जय सूर्या गया, ना कभी खुराना गया। लेकिन रॉक्सन 17 साल 18 साल उसकी उम्र थी तब वो जेल में चला गया। रॉक्सन के शरीर पर 11 घाव है, 11 घाव, वो भी जय भीम के नाम पे। एक एक घाव पर जय भीम लिखा है मेरे। वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है वो अभिनेता, रजनीकांत हो, अमिताभ हो, जय सूर्या हो या खुराना हो। 1,500 करोड़ का बिजनेस दलितों ने दिया और रॉक्सन ने अपने जेब की अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटाई, उस फिल्म को समाज ने ठुकरा दिया। हम कैसे कहे, मैं तो सिस्टम का शिकार हुई ही हूं, लेकिन उसके साथ मैं समाज का भी शिकार हूं। जिनके हम जिक्र करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, वो भी समाज का शिकार है। जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, सुरेंद्र जी, मैंने बहुत गहराई से आपका भाषण सुना। जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, संविधान रूपी मंदिर बनाया उन्होंने, लेकिन उस मंदिर में वो कभी जा नहीं सके इलेक्ट होके। 2 बार चुनाव लगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। 52 पहला चुनाव मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक चर्मकार समाज के काजरोलकर जी थे, उन्होंने बाबा साहब को डिफीट किया। काफी बाबा साहब
फ्रस्ट्रेशन में गए थे, लेकिन वो घाव उन्होंने, वो भी जख्म थी। उनके साथ दो उनकी पत्नी थी, डॉक्टर सविता भीमराव अंबेडकर और माई साहब अंबेडकर। वो दोनों शेयर करते थे उस घाव को। वो घाव मीठा। 54 में एक चुनाव लगा भंडारा में, सब उस चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज थोड़ा साइलेंट। एक मिनट करिए सर। हमारे बीच में समाज के बड़े ही वरिष्ठ अधिवक्ता रतन जी आए हैं। मैं चाहता हूँ कि मंच पे थोड़ा देर से हैं, क्योंकि आज हड़ताल थी वकीलों की, तो उसमें भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ा होगा, मैं समझ सकता हूँ। आप आए मंच पे समाज सर। तो भंडारा में चुनाव हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जिस कौम में पैदा हो गए हैं, महाराष्ट्र में, उस कौम का नाम है महार कम्युनिटी। आफ्टर 56 बौद्ध हो गए। उस वक्त एक महार कम्युनिटी के बहुत सारे बोरकर बाबा साहब अंबेडकर के उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, और उस वक्त भी बाबा साहब अंबेडकर हारे। वो लेटर मेरे पास है। देखो, मैं एक मेकर हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। 4 साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहा। मैंने 400 फिल्में एज ए हॉलीवुड की मैंने की है, एज ए सेंसर्ड। 300 फिल्में मैंने बॉलीवुड की है, और 200 मैंने रीजनल फिल्म, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 फिल्म का एक्सपीरियंस मुझे है। तो वो बंदा कभी अपनी फिल्मों में मिस्टेक कर सकता है? लेकिन शिकार वो इंटरनल कास्टिज्म का है। तो बाबा साहब ने, उनके जो एक फ्रेंड थे, सहकारी थे, जादव करके, उन्होंने 1 अगस्त को 55 को उन्होंने एक लेटर लिखा, और उन्होंने कहा कि मेरा फ्यूचर खत्म हो गया है। जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उन्होंने क्या बोला कि मेरा फ्यूचर खत्म है। डिप्रेशन में गए थे बाबा साहब। तो वही पीड़ा उसके बेटे के झोले में आ गई। फर्स्टली आई एम ए मैन, ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन एंड वर्ल्ड इज माई हाउस। अदर देन आई डोंट नो। दिस इज माई फिलोसॉफी एंड दिस इज माई थॉट। मैं वाइट हूँ, और ब्लैक है। अगर कट किया बॉडी, तो जो ब्लड जो गिरेगा वो रेड ही गिरेगा, ना ब्लैक गिरेगा, ना वाइट गिरेगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जो जातियां बनाई, जो धर्म बने हैं, मैं हमेशा कहता हूं बहुजन समाज के, जब मैं मंच पर चला जाता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक धर्म एक व्यक्तिगत भाव है। धर्म अपने घर के, महाराष्ट्र में उसको उम्बरठा कहा जाता है, यहां मुझे मालूम नहीं उसको क्या कहा जाता है। जैसे हम इंटायर करते हैं घर के, जो वह जो चौकट पे जो रहता है, वो नीचे का जो दहलीज बोलते हैं। ये दहलीज के अंदर धर्म होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत भाव है, आस्था एक व्यक्तिगत भाव है। आस्था किसी के ऊपर भी हो सकती है। आस्था के साथ अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो फिर वह राइट होगी, श्योर राइट होगी। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि मनोज जी और मैं 4-5 साल से जुड़े हैं। जब मुझे आरएसएस के मंच पर जब मुझे बुलाया गया, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में हमारे दलित कहाँ है, रुखसन भाई आप आ जाइए। हमने उनको कहा कि मैं तो बाबा साहब का बेटा हूँ, मैं तो बाबा साहब के बारे में बोलूँगा, मैं तो बहुजन समाज का हूँ, बहुजन समाज के महापुरुषों के बारे में बोलूँगा। नहीं, आप फिर भी आप आ जाइए। तो हम उस मंच पर चले गए। कोई समरस था, कोई एक ऐसा उनका एक मैगजीन था, उसका कोई इनॉग्रेशन था। तो हमने कहा इस देश में समरसता है तो दलितों पर अन्याय अत्याचार कैसे होता है? इस देश में समरसता है तो समरसता पैदा करने वाली फिल्म एक उड़ान पर बैन की, और उस वक्त चंद्रशेखर आजाद जेल में था। इस देश में पहली बार मैंने आवाज उठाई थी उसके बारे में, उसकी रिहाई के बारे में। जो बंदा इस देश में दलितों के हितैषी काम कर रहे हैं, उसको जेल में बंद क्यों किया गया है? 5 मिनट में हमारे एक बहनों पर रेप होता है, और 7 मिनट में हमारे भाइयों की हत्या होती है, और 10 मिनट में एक घर फूका जाता है। मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका का रिपोर्ट है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं। मैं 2+2 4 होता है ना, वो 5th होगा ना वो 3 होगा, क्योंकि मैं कॉमर्स का, मैं स्टैटिस्टिकल में मेरा मेन सब्जेक्ट था। तो जो भी बातें वो फैक्ट। इस फिल्म में
उससे पहले मैंने शिंदे साहब के जो बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री में पहली मेरी फिल्म थी वो शिंदे जी के, उसी फिल्म के माध्यम से शिंदे जी को होम मिनिस्टर का रास्ता क्लियर किया गया। लाइव पॉलिटिशियन पर बनी पहली फिल्म इंडस्ट्री में वो पहली फिल्म थी। मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने कहा कि मेरी जो कौम है उस कौम पर मैं अगर मैं फिल्म बनाऊं, क्योंकि मैं किसी मंच पर चला जाऊं तो वो मुझे लेबल लगेगा कि ये बीएसपी का है, ये भीमसेना का है, ये आर्मी का है, ये सपा का है, ये बसपा का है। तमाम हमारे 13,000 संगठन है और ऑलमोस्ट 200 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फिर भी आज हमारी माँ बहनें सेफ नहीं है। कभी दाढ़ी, कभी मूंछ बढ़ी तो भी हत्या। कल ही मैंने पोस्ट एक डाली है, मूंछ बढ़ाई तो भी हत्या, घोड़े पर सवार हो गया तो भी हत्या, अच्छे कपड़े पहने तो भी हत्या। तो हम कैसे रहे? मैं सिस्टम से मेरा सवाल है, इस देश में हमारा स्थान क्या है? एक बार बताए हमें, इस देश में हमारा स्थान क्या है? जैसे मेरे पिता ने महात्मा गांधी जी को पूछा था कि आज़ादी के बाद मिस्टर गांधी मेरा स्थान क्या होगा, मेरा समाज का स्थान क्या होगा? आज बस वही 75 ईयर में भी वही सवाल उठ रहे हैं। पंडितों के बारे में हमें भी दर्द है, क्योंकि ये पृथ्वी पर हर जीव को जीने का अधिकार है। हर जीव, चाहे वो अमीबा हो, सभी को जीने का अधिकार है। हमें भी दर्द होता है कि पंडितों की जो जिस तरह से हत्या हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अब खूब आपको दुख हुआ होगा, इसीलिए तो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने उस फिल्म को फ्री करवाया। आपकी सरकार, आपकी पार्टी लोगों को ऑटो में व्हीकल लेके वो थिएटर में जा रही है, अच्छी बात। लेकिन हजारों सालों से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। कभी हमारे लिए भी तो दो आंसू बहाओ। मैं फिल्म रिलीज करूं ये कभी भी मैंने कहा नहीं, शायद आप उस वक्त थे ना। मेरा बाप किसी के सामने झुका नहीं तो मैं क्यों झुकूं? मेरे बाप ने कभी झुकना हमें सिखाया नहीं, क्योंकि मैं उनके ब्लड का हूं, मैं उनका बेटा हूं। मेरा बाप ही किसी के सामने झुका नहीं तो मैं क्यों झुकूं? ऐसे हजारों फिल्में हम, मेरे अगर नसीब में हो तो ऐसे कई फिल्में मैं बनाऊंगा। आज मेरे फिल्म पर बैन आ गया। मैं टूटा नहीं, ना मैं हारा हूं, ना मैं हारूंगा। रॉक्सन ने कभी भी मैदान में पीठ नहीं दिखाई है ना। जिस दिन ऐसा नौबत आ जाएगा, रॉक्सन खुद अपने विपन से वो शूट करेगा। जब तक जिंदा हूं तब तक इस सिस्टम के खिलाफ लड़ता रहूंगा और बहुजन के हक और अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा। आखिर मैंने सोचा हर दिन मरना है, हर दिन मर रहा हूं। मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि रॉक्सन, तेरे समाज पर तो बहुत घमंड करता है, लेकिन तेरा समाज तुझे साथ नहीं देगा, देख लेना, तो खून के आंसू रोएगा। और वही दिन आ गया। पैसे की बात नहीं थी। अब फिर मैं भगवान का नाम लेगा तो थोड़ा डिबेट हो सकता है। मालिक की दुआ है कि मुझे बहुत शक्ल और सूरत और पर्सनैलिटी ऐसे मालिक ने मुझे दे दी है। आज भी मैं अगर हॉलीवुड में चला जाता तो क्योंकि मैं मोस्ट वेलकम है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं इस देश छोड़कर अगर चला जाऊं तो आप, मेरे ही समाज के लोग कहेंगे कि रॉक्सन डर के मारे इस देश रॉक्सन ने छोड़ दिया। ना, ऐसी बात कभी हम नहीं करेंगे। हम इसी देश में रहकर अपने हक और अधिकार प्राप्त करेंगे। फिल्म आज रिलीज ना हो, लेकिन अब्रॉड में हम फिल्म रिलीज करने का हमने वो हौसला बुलंद रखा है। जय भीम। हम पॉइंट पर आते हैं कि ये फिल्म मुझे बनाने के लिए 4-4.5 साल लगे। मैं आढ़ाई पौने 3 साल तो मैं उसका पूरा स्क्रिप्ट लिख रहा था। ये जो बात हमारे लोग बात काफी संविधान की बात करते हैं। ये संविधान है बाबा साहब ने लिखा, और इसी संविधान में मैंने पूरा ये जो संविधान है और 59 आर्टिकल है संविधान में जो बहुजन समाज के हितों के, उस सभी आर्टिकल को मैंने पढ़ा। 59 आर्टिकल जो बहुजन समाज के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, उस सभी आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मैं उस कंक्लूजन पर आया और मैंने सोचा कि अगर मैं उस पर अगर फिल्म बनाऊं तो शायद समाज में जागृति करने के लिए सबसे बड़ा ये हथियार होगा। एक टाइम करोड़ों लोग देखेंगे। मैंने स्टडी किया,
एक दलित रामायण लिख सकता है, एक दलित महाभारत लिख सकता है, एक दलित अंग्रेज के खिलाफ बगावत कर सकता है, और एक दलित इस देश का संविधान लिख सकता है। इतनी ताकत, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी दलित कमजोर कैसे हो सकता है, यह सवाल रात और दिन मेरे दिमाग में ऐसा घुस रहा था, और वो मुझे क्या बोलता है उसको, पंच कर रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है, दलित कमजोर कैसे हो सकता है? अगर कमजोर है तो फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कैसे की? अगर वो कमजोर है, अनपढ़ है, गंवार है, तो रामायण कैसे लिखी, महाभारत कैसे लिखा, इस देश का संविधान कैसे लिखा? तो हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं, कोई ना कोई उधर तो थोड़ा मिस्टेक है। फिर हमने कहा कि फिर ये 70 साल वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण के 6 प्रधानमंत्री बने, क्षत्रिय के 5 प्रधानमंत्री बने, वैश्य के 2 प्रधानमंत्री बने, लेकिन 70 साल में दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं? यह हमारा क्वेश्चन था। अब्रॉड में आप चले जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट वहां संघर्ष है, काला गोरा संघर्ष है, लेकिन अमेरिका में रेस्पेक्टेड अब्राहम लिंकन पहले राष्ट्रपति बने, उसके बाद एक कृष्णवर्णीय, एक मजदूर का बेटा रेस्पेक्टेड बराक ओबामा जी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो ये देश साधु संत और महापुरुषों का देश, तो वहां दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं? ये फिल्म के डायलॉग है, मैं जो बोल रहा हूं ये फिल्मों में है। और मैंने सोचा कि जो भारत की जो सामाजिक जो स्थिति है, पॉलिटिकल जो स्थिति है, वो दोनों का हमने स्टडी किया था। हमने सोचा कि डेमोक्रेसी में जिस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की संख्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसी के आधार पर देश का प्रधानमंत्री तय किया जाता है। आज हम ग्राम पंचायत का चुनाव भी हम हमारे बल पर चुन कर नहीं ला सकते, तो देश का प्रधानमंत्री हम डेमोक्रेसी में हमारे साथ 272 सीट कैसे आ जाएगी? उसमें से मुझे एक मुझे पॉइंट मुझे मिला संविधान में, जब मैं संविधान पढ़ा तो वो पॉइंट था, उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जो 73 जब अमेंडमेंट हो गई, ये संविधान के तहत हमारे देश में 7 पॉलिटिकल सेक्टर हैं। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा एंड लोकसभा। जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो 73 अमेंडमेंट हो गई और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में रोटेशन लागू हो गया। 74 अमेंडमेंट हो गई, नगर पालिका और महानगर पालिका में रोटेशन लागू हो गया। लंदन में अगर कॉन्फ्रेंस नहीं होती सेकंड राउंड आरक्षण रिजर्वेशन पर, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो एससी एसटी ओबीसी कदापि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना बनता, ना एमएलए बनता, ना पार्षद बनता, ना ग्राम पंचायत, ना जिला परिषद, ना नगर पालिका, ना महानगर पालिका। ये ड्यू टू रिजर्वेशन। मैंने सोचा कि 272 सीट तो हमें नहीं मिलेंगे, यहां रोटेशन से एससी एसटी ओबीसी गांव में प्रधान बन रहा है, जिला पंचायत में चेयरमैन बन रहा है, नगर पालिका में नगराध्यक्ष बन रहा है, महानगर पालिका में महापौर बन रहा है। तो 2 सेक्टर बाकी है, एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री। तो हमने सोचा एक उड़ान का सवाल है, अगर 5 सेक्टरों में रोटेशन है, प्रधानमंत्री जी, ये भी फिल्मों में डायलॉग है, बिना सायास अपने 10% आरक्षण अपने डिक्लेयर कर दिया सवर्णों के लिए। हमें बिल्कुल हमें अच्छा लगा, सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, जिसकी संख्या के आधार पर सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। 100% आरक्षण डिस्ट्रीब्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम 85% लोग हैं, हमारा आरक्षण का हिस्सा भी 85% होना चाहिए। और उस वक्त हमने कहा कि 5 सेक्टरों में रोटेशन है, तो 2 सेक्टर में रोटेशन क्यों नहीं, विधानसभा और लोकसभा। फर्स्ट। सेकंड, मैंने बोला कि आरक्षण में रोटेशन चाहिए। आज क्या हो रहा है, इफ यू डोंट माइंड, माफ करिए, क्योंकि बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, अगर रोटेशन होता तो शायद एक बार वाल्मीकि का मौका आता, कभी कुशवाहा, शेख के शाह, मौर्य, यादव तो बहुत बार बने, तो कभी धोबी को,
तो आज वही कास्ट हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ होते हैं, और पार्टी को आज के जो दिन है वो दिन नहीं आते देखने के लिए। तो मेरा एक एज ए मेकर, एज ए आर्टिस्ट, हमेशा मेरा थिंकिंग ये रहा है कि समाज में हम कैसे, समाज को मेन स्ट्रीम में हम कैसे ला लें। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है, मैंने बाबा साहब को सुना हूं। मैं 14 साल का था महाराष्ट्र में, ये रामदास अठवले उनकी उंगली पकड़कर और डॉक्टर माई साहब अम्बेडकर की उंगली पकड़कर मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का इज़्म देखा, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन मैंने देखा। मेरी उम्र 14 साल की थी, तभी मैंने नीला झंडा और जय भीम का नारा मैंने दे दिया। आई एम द फर्स्ट इन महाराष्ट्र मेरे कौम का। तभी से आज तक ना झंडा बदला है, ना कभी विचारधारा मैंने बदली है। रामदास चले गए, सब कुछ चले गए, लेकिन रॉक्सन आज भी जय भीम के नाम पर स्टिक अप है। हमें बाबा साहब सिखाने की कोई हिम्मत ना करे, क्योंकि मेरी मां के उसी से मैंने बाबा साहब मैंने सुना हो, बाबा साहब का संघर्ष मैंने सुना हो, मेरे पिता का संघर्ष मेरी मां के मुंह से मैंने सुना है, और वो प्रूफ मेरे पास है। तो आखिर हर दिन मरने के बजाय मैंने एक दिन मरना मैंने पसंद किया, और वो दिन आ गया 18 अप्रैल 2019 को। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म गांव है वडनगर गुजरात में, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया और हमने कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर 14 अप्रैल तक अगर आपने हमारी फिल्म अगर रिलीज नहीं करेंगे तो 18 अप्रैल को हम अपने घर के सामने इस फिल्म की होली करेंगे, उसको जला देंगे। हम हर रोज मरता था। 2.5 साल मेरे जीवन के 2.5 साल में मैंने सोया नहीं हूं। ये आपको थोड़ा सा अजब लगेगा, लेकिन सोया हूं, अभी भी मैं नहीं सोता हूं। भाई बोलता है कि यार रॉक्सन भाई बोलता है तो फट से उठ जाता है, अरे कभी तो सोया करो। भाभी भी मेरी बोलती है, ऐसे उसको रॉक्सन भाई बोला तो वो उठ जाता है। ये सोता है क्या? नहीं सोता है। कभी भी मेरा भाई बोलता है मैं सोता ही नहीं हूं। जेब के 10 रुपए भी अगर गिर जाते हैं तो आपको आदमी पागल हो जाता है, करोड़ों रुपए चले गए। पैसे की बात नहीं है, समाज ने धोखा दिया। पद्मावती को पद्मावत करके अगर राजपूत अगर अपना हक प्राप्त कर सकते हैं तो 85% लोग दलितों के आधार, दलितों के हक और अधिकार पर फिल्म बनी, उसके लिए उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है। और ये सवाल अगर नाजायज है तो यहां से मैं खुद निकल जाऊंगा। मेरा अधिकार है उस समाज पर जिस कौम में मैंने मैं जन्मा हूं। सेंसर बोर्ड में एक रूल है कि अगर मुसलमान की फिल्म है तो मुसलमान के 2 सदस्य ले लो, अगर SC/ST OBC की फिल्म है तो SC/ST OBC की 2 फिल्म ले लो, 2 मेंबर ले लो, 2 डायरेक्टर और 2 सवर्ण के डायरेक्टर ले लो। वहां तो 4 मेंबर थे, 2 दलितों के, 2 सवर्णों के। कम से कम 2 तो मेंबर ने मेरे बारे में फेवर में रिमार्क लिखना चाहिए था। ये तो ऑफ रिकॉर्ड है भाई, ये तुम्हारे हाथ में है, जज है, आप बोल सकते भाई, जो भी है आपका लिख सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि हमें तो अपनों ने फंसाया, गैरों में कहां दम था। मेरे फिल्म पर जहां बैन आ गया वहां गद्दारों का माहौल था। जिन मेरे पिता के वजह से आज वो लोग वहां चेयर पर बैठे थे, उसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ गद्दारी की। वो 2 तो थे ही थे, लेकिन 2 का हाथ किसने पकड़ा था? मैं 4 साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मेरी चेयरपर्सन उस वक्त शर्मिला ठाकुर जी थी। और ये बात कहने के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूं। आमिर खान की एक फिल्म आई थी पीपली लाइव, शायद आपने देखी होगी वो फिल्म। उसमें एक नत्थू कामले नाम का एक कैरेक्टर था, तो उसके हाथ में नीला झंडा था और उसका नाम था कामले, नत्थू कामले। और एक डायलॉग था कि उसको मरना पड़ेगा तब हम पावर में आ सकते हैं। मैंने उस पर बैन लगाया, उस डायलॉग पर। तो उस वक्त मेरे सीईओ के साथ उनके उनके जो साथी थे, उन्होंने बोला कि ये गोरे को हिंदी क्या समझती है? तो सेंसर बोर्ड ने बोला कि बहुत अच्छी हिंदी बोलता है वो।
तो मुझे सीईओ ने मुझे बुलाया कि भाई रोक्सन आपका प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला यही प्रॉब्लम है। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला सर ये जो नीला फ्लैग है ये हमारा प्रतीक है, आई एम ऑल्सो दलित, और कांवले जो है वो दलित का नाम है। आमिर खान जी आप खान रखो और जो आपका हरा बेरा जो भी झंडा लेना है वो झंडा ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल दे दिया है, हजारों जैसे मेरे फिल्म द मम्मी मेरे पास आ गई तो मैंने 18 कट दिए थे, 18 कट। हॉलीवुड और बॉलीवुड में 2000 करोड़ की वो फिल्म थी, और उस वक्त तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, कांग्रेस के रिकमेंड से 11 मिनिस्टरों ने मेरा रिकमेंड किया था। लेकिन मेरे जेब में, जैसे बाबा मेरे पिता के जेब में जैसा रेजिग्नेशन लेटर था, वैसे मेरे जेब में रेजिग्नेशन लेटर था कि जब भी अगर मुझे कोई फोर्स आता तो मैं रेजिग्नेशन लेटर में उसके सामने फेंक देता था, मैं रबर स्टैंप नहीं हूं ना। और इसलिए आज भी सेंसर बोर्ड में जाता हूं तो लोग सैल्यूट करते कि अरे ऐसा मेंबर होना, ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन आखिर मुझे मिला क्या? रामायण सीरियल में जो रावण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, सीता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकती है, राम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, दुर्योधन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, जितने भी कैरेक्टर है वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। इस देश की आबादी 140 करोड़ में से 100 करोड़ के हक और अधिकार बनी एक उड़ान हम रिलीज नहीं कर पाए। वीरेंद्र जी कहां है हम? 85%। गहराई देखो, भाषण करना वो अलग बात है, मुद्दे रखना वो अलग बात है, और उस पर अमल करना एक अलग बात है। जिस दिन इस देश में रोटेशन लगेगा उस दिन 6,732 कम्युनिटी को जस्टिस मिलेगा, यही सत्य है। अगर रोटेशन नहीं लगेगा तो एक परिवार हो या कोई भी हो उसकी मोनोपोली बनेगी। 50 साल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बंदा उस टिकप रहा है, वो चिप कर बैठा है। मुझे डर है, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम अपने ही भाई के आरक्षण पर हम हत्या करेंगे। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, ये बिस्कुट है, इस बिस्कुट पर सभी एससी जितने भी हमारे, जो मैं प्रोमिनेंट कास्ट ले रहा हूं, 10 लोग, इसी बिस्कुट के उस पर 10 लोगों का अधिकार है। लेकिन ये जो बिस्कुट है, ये बिस्कुट सिर्फ एक ही लोग खा रहे हैं, तो 9 लोग ऐसे देख रहे हैं। कितने दिन वो भूखे रहेंगे? बगावत तो करेंगे। अगर हम 4 भाई घर में हैं तो मां बाप अगर एक भाई को अगर देगा तो 3 भाई कितने दिन तक भूखे रहेंगे? बगावत तो करेंगे। और वही हुआ है आज। 12% वोट बीएसपी को मिले। बीएसपी के नेतृत्व ने विचार करना चाहिए, थिंकिंग करना। हम तो अलर्ट कर रहे थे, सालों से अलर्ट कर रहे हैं। जब मेरी फिल्म मायावती जी के मां बाप ने जब देखी, एक बार नहीं देखी, कम से कम 4-5 बार फिल्म देखी, और उन्होंने बहन जी को कहा भी एक बार तो उस लड़के का समर्थन करो। इस देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, उन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एक उड़ान की बात की, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिसको हम हमारी मदर पार्टी कहते, बीएसपी ने कभी एक उड़ान का समर्थन नहीं किया। तो मैं कैसे कह सकता हूं? उसका कोई जवाब दे सकता है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मुझे तो अपनों ने फंसाया। आखिर एक पॉइंट पर आ जाता हूं। इस देश में गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस ने 55 साल राज किया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया, और फिर उन्होंने भी थोड़ा सा सत्ता प्राप्त की जनता पार्टी के माध्यम से। उसके बाद मंदिर वही बनाएगा नारा दे दिया। मंदिर तो नहीं बन गया, लेकिन 202 लोगों से 303 तक आ गए। 303 मंदिर तो नहीं बन गया। उसके बाद एक अन्ना हजारे हमारे महाराष्ट्र से जन लोकपाल का नारा दे दिया, वो गांधी बन गया प्रतीक, केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, किरण बेदी गवर्नर बनी, और उनके जो साथी थे
कोई मंत्री बना, कोई विधायक बना, कोई कमीशन, कोई 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 बन गया, लेकिन जो जन लोकपाल बना उस वक्त में अकेला दिल्ली के हर एससी की कम्युनिटी के मोहल्ले में मैं अकेला चिल्लाता था। और मैंने ही 15 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे और केजरीवाल को मैंने वीपी यानी कि इंडिया गेट टू वीपी हाउस तक मैंने मोर्चा निकाला था, देश बचाओ संविधान बचाओ। उस वक्त सब पॉलिटिकल पार्टियां घर में बैठी थी। और वो दिन था जब कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में कहा कि अन्ना हजारे आप कहते हैं कि पूरा देश मेरे साथ है, तो रॉक्सन ने इंडिया गेट टू वीपी हाउस तक जो कैंडल मार्च निकाला, उसके पीछे जो लाखों लोग थे वो कहां थे? 3 किलोमीटर का रास्ता मैंने पैक किया था, लेकिन सिर्फ आधा मिनट मीडिया ने दिखाया और बंद करवाया। हजारों करोड़ का गेम उस वक्त खेला गया। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो सेटेलाइट करे दोबारा मेरा आंदोलन, दूध का दूध और पानी का पानी। जहां जहां संविधान पर आपत्तियां आ गई वहां वहां पहला रॉक्सन ने आंदोलन किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त उन्होंने संविधान समीक्षा समिति स्थापन की, तो 26 जनवरी 2000 में हमने बॉम्बे में मैंने आजाद मैदान में पहला ऐलान जंग की। उस वक्त मेरी मां मेरे साथ थी, डॉक्टर सविता भीमराव अम्बेडकर। प्रोटोकॉल तोड़कर वहां के जो गवर्नर है वहां गवर्नर आ गए और उन्होंने इमीडिएटली वो संविधान समीक्षा समिति कैंसिल की। जहां जहां संविधान पर आंच आ गई पहला रॉक्सन ने आंदोलन किया। जहां जहां पहला एससी एसटी ओबीसी पर अन्याय होता है पहला रॉक्सन पहुंचता है, लेकिन क्रेडिट दूसरा है। मुझे क्रेडिट की बात नहीं है, मैं समाज का एक बंदा हूं। जैसे मनीषा वाल्मीकि हो गया, जैसे पायल हो गए, जैसे उड़ाकांड हो गया, हर जगह पे मैं पहुंचता हूं क्योंकि फिल्मी एक फेस है, फिल्मी बंदा हूं। मीडिया कवर करती है, लोग देखने के लिए आते हैं और मेरा जो इंटेंशन है वो सॉल्व हो जाता है। तो मेरी विनंती है कि अगर हम रोटेशन पर अगर हम आंदोलन करते, क्योंकि यहां सब वकील है, एडवोकेट है, और भाई साहब ने कल बोला कि सुप्रीम कोर्ट तक, ये लास्ट पॉइंट है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑलमोस्ट मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मैं मिल चुका हूं। अरे क्या फिल्म बनाई, अरे बाप क्या फिल्म बनाई, वाह वाह, लेकिन रिजल्ट 0। उसके बाद मैंने जो एससी एसटी ओबीसी कमीशन बना है, एससी एसटी कमीशन के जो चेयरमैन है, मैं उनसे मिला। उन्होंने तो ऐसे उठ कर मेरे ऐसा उन्होंने हक किया। क्या रॉक्सन भाई क्या फिल्म बने, एक अगर रोटेशन से प्रधान बन सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं? ये चेयरमैन के क्वेश्चन, ये चेयरमैन के जवाब है। बहुत उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन मैंने बोला सर सेंसर बोर्ड को बुलाओ, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को बुलाओ। अरे जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। टाइम दे दिया लेकिन रिजल्ट 0। उसके बाद हमने सोचा कि इस देश का जो राष्ट्रपति है वो दलित है, तो हमने जो दिल्ली में जो पचकुआ जो टेम्पल है भगवान वाल्मीकि जी का, वहां से हमने राष्ट्रपति भवन तक हमने लॉन्ग मार्च निकालने का हमने कोशिश की। भाई साहब, जैसे जालियनवाला हो गया वैसे पूरे मिलिट्री पैरामिलिट्री बुलाई गई और रॉक्सन को घेर लिया पूरा। 4 टैंकर वाटर टैंक और मिलिट्री ने ऐसे बंदूकें, और मैं और मेरे साथियां वहां, हमें अरेस्ट किया गया। हमने राष्ट्रपति के जो सेक्रेटरी थे वो सेक्रेटरी को बोला कि ये राष्ट्रपति जी हमारे कौम के हैं और ये जो फिल्म है एससी एसटी ओबीसी की है। हमने टाइम मांगा, टाइम नहीं मिला, और इसलिए रॉक्सन ने कहा, जब ने फिल्म को मैंने आग लगाई नरेंद्र मोदी जी के घर के सामने, तब मैंने कहा जो पद और प्रतिष्ठा भीख और दया से मिलती है वो कभी भी समाज का कल्याण नहीं कर सकती। ये प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, ये भीख और दया से उनको पोस्ट मिला है, ये कभी भी एससी एसटी ओबीसी का कल्याण नहीं कर सकते। यही हकीकत है और यही सत्य है। रॉक्सन फ्री था, इसलिए रॉक्सन ने एक उड़ान बनाई। अब गोरा बना रहा हूं, एक शेड्यूल मेरा पूरा हो गया है जो भारत रशिया पर फिल्म है। गोरा का रोल ऑब्वियसली मैं कर रहा हूं। गोरा की मां रशियन, गोरा का पिता भारत का। वो फिल्म जो है भारत और रशिया के संबंधों पर आधारित है। मुझे भी देखना है कि ये सरकार मेरे कितनी फिल्मों पर बैन लगाती है, लेकिन मुन्नी बदनाम हो या शीला की जवानी, ऐसी फिल्में रॉक्सन कभी नहीं बनाएगा।
उससे बेटर ये है कि इंडस्ट्री छोड़ेगा, लेकिन ऐसे फिल्में नहीं बनाएगा, ना ऐसे फिल्मों में काम करेगा। मैंने आज तक कभी गुटखा की ऐड नहीं की, ना मैं कभी शराब की ऐड की, ना कभी किसी नशीले वाली की ऐड नहीं की, और ना करूँगा आगे। लास्ट, मैंने शुरू से कहा कि मैं इंसान हूँ, इंसानियत मेरा धर्म है और विश्व मेरा घर है। धर्म एक अलग बाब है, एक व्यक्तिगत बाब है। अगर हम कम्युनिस्ट में अगर काम करते हैं तो कम्युनिस्ट वो क्रिश्चियन था, मार्क्स। कभी भी कम्युनिस्ट ने ये नहीं कहा कि आप मार्क्सिस्ट बनो। कब बोला है सर जी? तो मुझे लोगों ने बोला कि आप बुद्धिस्ट बनो। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। मेरी जात पूछी गई, मेरा धर्म पूछा गया कि रॉक्सन बोलता है दलित, लेकिन किस कास्ट का है, किस धर्म का है? उंगलियां पूरे गूगल पर चली गई, ये कौन है रॉक्सन? और मुझे कहीं 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 लोगों के मुझे फोन आ गए और उन्होंने मुझे सलाह दे दी कि आप बुद्धिस्ट बनो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, पानादि पाता वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि, मूसा वारा वेरमणि सिक्का पदम समाधियामि। साधु 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 करके कोई बुद्ध नहीं बनता। आज रॉक्सन ऊपर से सफेद है, अंदर से सफेद है, दाग नहीं है। आज तक मैंने सुपारी नहीं खाई है। तो कौन बुद्धिस्ट है? बुद्धिज्म का अर्थ क्या है, बुद्धिज्म का मीनिंग क्या है, यह हमें बताइए एक बार। जब दलाई लामा 28 नवंबर 1996 जब कनकौली में आए थे महाराष्ट्र में, तभी भी हमने दलाई लामा के सामने वही बात की थी, धर्मांतर से बुद्धिस्ट नहीं बन सकता है। इसलिए बाय बॉर्न जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो प्रज्ञाशील और करुणा जो सिखाए, वही रॉक्सन फॉलो कर रहा है। आई एम बॉर्न बुद्धिस्ट। मुझे किसी बुद्धिस्ट की सर्टिफिकेट नहीं है ना। और हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये जो अंतर्गत जो संघर्ष है, ये वाल्मीकि है, ये आयुर्वार है, ये खाटिक है, ये धोबी है, ये चमार है, ये धानुक है। जब तक हम ये मिठाएं नहीं मिटाएंगे, तब तक हमारे ऊपर ऐसे ही हमले होते रहेंगे और हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। हमले बंद नहीं होंगे। वैशाली में जब एक 20 साल लड़के की हत्या हो गई, 13 लड़कियों पर रेप हो गया, और डीएम पाटना के पुरुषोत्तम पासवान, एक लौट का लड़का, उसकी हत्या हो गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। डीएम मैं आपसे बात करवाता हूं, पाटना के, उनका नाम है पुरुषोत्तम पासवान। 13 लड़कियों पर हत्या, आश्रम पर उनके ऊपर रेप। और कौन थे वो? सब पॉलिटिशियन के लड़के लोग थे। 20 साल की युवा की हत्या। जब बिहार से हमें कॉल आ गया, हमने बोला भाई हम तो एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं है। नहीं रॉक्सन भाई आप आ जाए, सिस्टम सुनती है आपसे। हम चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और नीतीश जी को कहा हमने कि यह भूमि तथागत गौतम बुद्ध जी की भूमि है, कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, जहां संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यही क्रांति की शुरुआत इस भूमि से शुरुआत हो गई। ऐसी भूमि में अगर हमारी मां बहनें अगर सेफ नहीं है, हमारे भाइयों के घर फूके जा रहे, हमारी भाइयों की हत्या हो जा रहे, और आप खुद आप समाजवादी परिवार से हैं, तो कहां समाजवाद है? 15 डेज का हमने ये किया, उनको अल्टीमेट दे दिया, और विदिन 15 डेज बिफोर सब लोग आज बंद है। तो हमारे नेता एंटी चैम्बर में क्या कर रहे हैं? जब मैं वो वैशाली गया तो पूरा रोड पूरा पैक किया गया था, खोदा था, लाइट बंद की थी। कहां से गोली आएगी, कहां से, कुछ मालूम नहीं है। तो अपना कौन, पराया कौन, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन बातें ही बातें होती रहेंगी। क्योंकि आज का जो दौर में जब पूरा भारत देश में घूम रहा हूं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, वैसे मैं भी एक डॉक्यूमेंट्री बना हूं, जो भारत मैंने देखा है। मैंने जो भारत देखा है वही भारत में मेरे डॉक्यूमेंट्री पे, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री, उसका आई थिंक आधा नहीं 90% मेरा पूरा कवर हो गया। वे सिर्फ दो स्थल को मैं विजिट कर रहा हूँ, एक चित्रकूट और एक वहाँ अपना गुजरात का जूनागढ़। वो हो गया, मेरा काम हो जाएगा। मैंने वो भारत देखा है
जो मैं एक झारखंड की मेरी छोटी बच्ची, जो छोटी बहन अपनी माँ की गोद में, माँ मुझे भूख लगी है, 5 दिन वो बेचारी माँ और लड़की हर एक शॉप में चली जाती है, लेकिन लोग पूछते थे तुम्हारे पास आधार कार्ड है, तुम्हारे पास रेशन कार्ड है। वो बेचारे अपनी माँ के गोद में उन्होंने दम तोड़ा, लेकिन उनको राशन नहीं मिला। तो आरक्षण का फायदा कौन ले रहा है? जब मैं एक उड़ान जब बना रहा था तो मुंबई के नियर अबाउट 40 किलोमीटर पर जब मेरा कैमरा ऑन हो गया, तो जब मैं एक झोपड़ी में अंदर चला गया तो झोपड़ी की जो बूढ़ी माँ थी, अरे गोरे बाबा अंदर मत जाओ, मेरी बहू अंदर नग्न अवस्था में। हमने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला अभी जस्ट उन्होंने स्नान किया, जब तक ये साड़ी सूखेगी नहीं तब तक उसको नग्न अवस्था में बैठना पड़ता है। तो आरक्षण का फायदा कौन ले रहा है? आज भी मेरा वाल्मीकि समाज अपने सिर पर लोगों का मैला ढो रहा है और अपने हाथों से मैला साफ रहा है, तो समाज का आरक्षण कौन ले रहा है? आज भी चमार भाई गटार के सामने, गटार के बाजू में लोगों के जूते साफ कर रहा है, तो आरक्षण का फायदा कौन रहा है? आरक्षण प्रॉपर लोग झुग्गी झोपड़ी तक चला नहीं जाएगा तब तक बाबा साहब अंबेडकर का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आरक्षण का कॉन्सेप्ट था लास्ट तक आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन आज आरक्षण से गब्बर हो रहे हैं और उसी परिवार को आरक्षण मिल रहा है। यही मेरा ब्लेम है, ब्लेम नहीं है, ये मैं सिद्ध कर सकता हूं। यही एक उड़ान है, यही एक उड़ान है, यही एक उड़ान है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कि हमारे देश के नेता दलितों के घर जाते हैं, वाल्मीकि समाज के, अदर कोई भी कैटेगरी हो दलितों की, उसके घर जाते हैं, पैर धोते हैं, खाना खाते हैं। उसी बात को मैं आगे बढ़ा के आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि जब कभी भी इस तरीके से मैसेज आपको मिलता है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहीं जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आप हमारे घर मत आइए, हमारा घर गंदा हो जाएगा। आप हमें अपने घर बुलाइए, अपनी मैडम से खाना बनवाइए, तब हम खाना खाएंगे आपके घर। आप क्यों हमारे घर आते हैं खाना खाने के लिए भाई? अगर आपको प्यार सौहार्द दिखाना तो हमें अपने घर बुलाओ ना, हमारा घर आपके लायक है ही नहीं, आप हमें बुलाओ अपने घर पे। तो बातें बहुत हैं। यहाँ पर एक उदाहरण, और जैसे कि सभी लोगों ने बाबा साहब के बारे में बताया, बाबा साहब ने एक बहुजन समाज को संगठित करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान वो लाए थे कि सजातीय विवाह हमको नहीं करने चाहिए। बाबा साहब ने और मानव काशीराम साहब ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि हमें रोटी बेटी का जो संबंध है वो स्थापित करना पड़ेगा अपनी दूसरी जातियों में। जो जितने साथी बाद में आए हैं वो आगे आ जाएं, चेयर खाली पड़ी है, मैडम आगे आ जाइए, आप परिचय भी हो जाएगा। सर आगे आ जाइए, चेयर खाली है। तो जी जी, बस मुझे समय का दो मिनट जो साथी बोलना चाहते हैं मैं उन्हें बुला रहा हूँ बस। तो मैं बस एक उदाहरण देके बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक वैश्य समाज आता है, बनिया समाज आता है, उसमें अग्रवाल है, गोयल है, बहुत सारी उनके अंदर जातियाँ हैं, लेकिन वो कभी भी गोयल में शादी नहीं करता है, अग्रवाल में शादी नहीं करता है, कभी नहीं करते हैं। तो फिर हम जाटव क्यों करते हैं ऐसा? हमारी अनुसूचित जाति में बाबा साहब ने बहुत सारी जातियों को समावेश किया है, तो हम क्यों आपस में सजातीय विवाह करते हैं? क्यों नहीं हम एक दूसरे की जातियों में शादी करते हैं? कैसे हमारा समाज संगठित होगा? संगठित करने के लिए बाबा साहब ने कहा होगा कैसे? हम अपने ही समाज में अपनी ही सजातीय शादियां करते रहेंगे तो दूसरा समाज जो हमको देख रहा है कि हमारा बड़ा भाई है, जाटव समाज को बड़ा भाई कहा जाता है, अब बड़ा भाई छोटे भाई को हाथ उठाकर अपने साथ अपने समकक्ष खड़ा नहीं करेगा तो खाई पटेगी कैसे? तो हमें इस ओर भी ध्यान देना है। मैं चाहूँगा कि पवन जी अपने कुछ विचार रखना चाह रहे हैं, और जितने भी साथी रखना चाह रहे हैं एक बार हाथ उठा दें तो मैं उनको यहाँ पर सम्मान से बुलाऊंगा, और वो अपने 2-2, 3-3 मिनट जितना भी वो समय चाहते हैं, क्योंकि रोशन जी को मैंने 2 बजे तक का टाइम दिया है। 10-5 मिनट हो ऊपर बढ़ जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 2:45 चलिए ठीक। हाँ अभी जो लोग आए हैं वो तब तक रोशन जी का स्वागत कर लें। आइए शांति जी आप आइए। महिलाओं के साथ देश लड़ा देते हैं शांति जी, मान लीजिए। आपको जोर साथ ही बाद में है? एक मिनट जी
उपस्थित सभी अधिवक्ता बंधुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं बहुत देर से बहुत सारी विचार सुन रहा हूँ। मैंने रोक्सन जी को भी सुना, सुरेंद्र सिंह जी को भी सुना और रतन सिंह जी को भी सुना, ओम प्रकाश जी को भी सुना। सवाल सिर्फ एक खड़ा होता है और इस पर मैंने बड़े बड़े मंच देखे हैं, बड़े बड़े विधिवेताओं को सुना है, बड़े बड़े अधिवक्ताओं को सुना है, लेकिन वो बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। वो एक बात ये है, वो बात ये है कि समस्याएं हर मंच से हर व्यक्ति गिना के चला जाता है कि ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, लेकिन समाधान आज तक किसी ने नहीं बताया। समाधान आज तक किसी ने नहीं बताया। अगर बिजली चली गई है तो ये तो मैं बता दूंगा कि बिजली चली गई, पंखा बंद हो गया, गर्मी लग रही है, समाधान जीरो। और मैं इस मंच से सभी भाइयों से एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान का हिस्सा आप नहीं हो तो आप स्वयं एक समस्या हो। संसार की कोई भी समस्या है, अगर उस समस्या का समाधान का हिस्सा आप नहीं हो तो आप स्वयं में एक समस्या हो। और जब तक आप समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक हम संसार की, चाहे वो छोटी सी लड़ाई हो, चाहे वो राजनीति की बड़ी लड़ाई हो, हम उसको नहीं जीत सकते। सबसे पहले स्वयं को ये प्रण करो, ये दृढ़ निश्चय करो कि जब भी हम करेंगे अपने समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं, जो सामने आने वाली समस्याएं हैं, उनमें सबसे बढ़ चढ़ के पहले मैं हिस्सा लूँगा। बस जिस दिन प्रत्येक 85% SC ST OBC ने ये सोच लिया, उस दिन के शासक, उस दिन के राजा सिर्फ हम ही होंगे और कोई माइकेलाल पैदा नहीं इस धरती पे जो इस देश का राजा या शासक बन जाए। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस मंच से यही कहना चाहूँगा कि जब भी निकलो उस समस्या का स्वयं समाधान बन के निकलो कि इस समस्या का समाधान मैं हूँ, मैं करूँगा इसको। बस कोई साथी अपने विचार रखना चाहता है? कोई साथी अपना विचार रखना चाहते हो तो अपना हाथ उठाएं, अपना नाम बताएं, फिर हम सभा को संपन्न करें। समापन कर दीजिए। साथियों, आप अपना महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण काम छोड़कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक प्रार्थना के साथ में आपसे निवेदन करते हैं और इस सभा का समापन करते हैं कि समाज को जोड़ने में, समाज को आगे बढ़ाने में सभी लोग अपने स्तर से, जिस स्तर पे जो है, अपना योगदान करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।